गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? सब लोग अच्छे से हैं? चलिए बढ़िया। पढ़ाई हुई थी? कल के सेट में कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। चलिए बढ़िया। आज आप लोगों को ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा होगा, है ना? तो क्या था कि आज जो टीम है जो पीपीटी बनाती है ना, उनके द्वारा जो बनाया जाता है वो छुट्टी पे थे, आज संडे भी था। इस वजह से मैंने खुद ही बना लिया और आपको आज सिंपल वे में ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग को पढ़ने से मतलब है, ऐसा कुछ है नहीं बहुत सजा बजा के ही पढ़ा जाए। क्वेश्चन और आंसर से मतलब है। आज चूंकि वो छुट्टी पे थे इसलिए वो चीजें आज नहीं हो पाई, प्रेजेंटेशन वैसा नहीं हो पाया। लेकिन बहरहाल आप लोगों को क्वेश्चन देना हमारी जिम्मेवारी थी, कमिटमेंट था, इसलिए हम गैप नहीं करने के मूड में थे। इसलिए हमने खुद ही बनाया, खुद ही एक सिंपल पीपीटी बनाई और यहाँ पे आपके सामने आ गए क्वेश्चन को लेके। तो ठीक है, हम लोग लेखपाल सीरीज को पढ़ रहे हैं। अब लेखपाल सीरीज का अगला सेट जो भी होगा वो आप लोग देख लेंगे। अगला सेट का हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो अगला सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सेट का पहला क्वेश्चन किससे है? हिस्ट्री से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजन का मुख्य कारण क्या था? जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसमें क्या हुआ? विभाजन हुआ, दो दलों में बहुत मनमुटाव हुआ और कांग्रेस का विभाजन भी हो गया। तो उसका मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन ए है आपके पास मुस्लिम लीग की स्थापना, बी है गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद, ऑप्शन सी है बंगाल विभाजन और ऑप्शन डी है स्वदेशी आंदोलन की विफलता। ठीक है, इसका सही उत्तर है, सही उत्तर क्या है बताइए आप लोग कोई। इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसका बी, अर्थात गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद। क्या है? गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद। सही उत्तर है बी, गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद। आज थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी आप लोगों को पढ़ने में, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ लेंगे उसको। तो सही उत्तर है बी, अर्थात गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद। अब व्याख्या देखिए। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। पहला गरम दल जिसको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं और दूसरा नरम दल जिसको मॉडरेट बोलते हैं। दोनों के बीच नेतृत्व और नीतियों को लेकर गहरा मतभेद था, जिससे यह विभाजन हुआ। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कारण क्या था? एक तो दोनों जो गरम दल थे, जो नरम दल थे, उनकी नीतियां अलग थी। जो गरम दल थे वो बोलते थे नहीं, हिंसा के पुजारी, मतलब हिंसक तरीके से या फिर संघर्षपूर्ण तरीके से या फिर आंदोलन के तरीके से, या यूं कहिए कि गोली और बंदूक के बल पे आजादी लेना चाह रहे थे। जबकि कांग्रेस का जो नरम दल था वो क्या था? असहयोग आंदोलन, अहिंसावादी आंदोलन, सत्याग्रह आदि के माध्यम से अपने देश को आजाद करना चाह रहा था। इसके अलावा भी कई ऐसे मतभेद थे, आंदोलन कब चलाया जाए, कब नहीं चला जाए, कब बंद किया जाए, क्या क्या मेंबरशिप होना चाहिए, मेंबर अगर कांग्रेस के बन रहे हैं तो क्या क्या कैटेगरी होनी चाहिए, ये सब कई चीजों को लेकर दोनों में मतभेद था। और फाइनली क्या हो गया? उस मतभेद पे सहमति नहीं बनी और कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग सेट वो नहीं बन पाया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है कि अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है किसानों का संगठन करना, मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना, सी है ब्रिटिश शासन का विरोध करना और डी है प्रेस की स्वतंत्रता बढ़ाना। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर क्या है? आप इसका सही उत्तर बताइए कोई, क्या है इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात इसका सही उत्तर है बी, अर्थात मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब व्याख्या देखिए। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा अर्थात मॉडर्न शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा से जोड़ना और सामाजिक सुधार लाना। ठीक है, उस समय आप देखेंगे तो मुस्लिम समाज में शिक्षा का स्तर बहुत कम था। हालांकि शिक्षा का स्तर सब में कम था, लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखें, कंपैरिजन करेंगे आप, तो मुस्लिम समाज में शिक्षा का स्तर और नीचे था। तो सर सैयद अहमद खान को यह लगा कि यदि मुस्लिम समाज को शिक्षित किया जाए, है ना,
इन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए, परंपरागत शिक्षा से नहीं, तो उसका फायदा क्या होगा, ये भी मुख्य धारा में आएंगे, ये समाज मुख्य धारा में आएगा, आंदोलन में भी भाग लेगा, देश के बारे में भी जानेगा, सोचेगा और अपना भी हित साधेगा। इसीलिए इन्होंने उस पर जोर दिया कि क्या किया जाए, मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है या उसका स्रोत क्या है, उद्गम स्थल कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी है महाबलेश्वर, ऑप्शन सी है त्र्यंबकेश्वर और ऑप्शन डी है नीलगिरी पहाड़ियां। तो इसका सही उत्तर है महाबलेश्वर। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखिए, इसका सही उत्तर है महाबलेश्वर। व्याख्या देखिए, इसकी व्याख्या क्या है, व्याख्या यह है कि कृष्णा रिवर या कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से होता है। यह दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है जो पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी किधर गिरती है, अरब सागर में न जाके कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, अर्थात भारत के पूर्व में, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। बहुत सारी ऐसी नदियां हैं साउथ की जो कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है, अर्थात पूर्व से पश्चिम बहती है। लेकिन कृष्णा नदी कहाँ गिरती है, पश्चिम से पूर्व अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये साउथ की एक महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसका उद्गम कहाँ है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मुख्य प्रभाव किस रूप में देखा जाता है। जो पश्चिमी विक्षोभ आता है भारत में, पश्चिमी विक्षोभ जो आता है, विक्षोभ आता है, उस विक्षोभ का प्रभाव भारत में किस तरीके से पड़ता है या किस पे पड़ता है। तो ऑप्शन ए है दक्षिण भारत में चक्रवात, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा, ऑप्शन सी है भारत में बाढ़ और ऑप्शन डी है मानसून की शुरुआत। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा। ठीक है, अब इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या ये है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं भूमध्य सागर क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं। कहां से होते हैं, भूमध्य सागर से, मेडिटेरियन सी देखेंगे वहां से ये उत्पन्न होते हैं और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा लाते हैं या वर्षा कराते हैं, जो रबी फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है। यदि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं होते, पश्चिमी विक्षोभ नहीं होते, तो हो सकता है रबी की फसल उत्तर पश्चिमी वाले भारत वाले हिस्से में कम होती या फिर नहीं होती। तो ये इन फसलों के लिए, रबी के फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस आते हैं तो इस समय में वर्षा होती है, या जो भी कारण है फसल के ज्यादा होने का, उसमें ये सहभागी होते हैं। मतलब सदियों के दौरान जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है, जो उस समय भारत की वर्षा के लिए नीड होती है। ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा, अच्छा है, बढ़िया है, वीवीआई है, हमेशा इसको आप लोग याद रखेंगे। और फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का 44वां संशोधन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों को समाप्त करना, ऑप्शन बी है आपातकालीन प्रावधानों में संशोधन करना, ऑप्शन सी है पंचायत राज व्यवस्था और ऑप्शन डी है नगर पालिकाओं की स्थापना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है बी, इसका सही उत्तर है बी। व्याख्या भी देख लें और सही उत्तर, इसका सही उत्तर है बी, अर्थात आपातकालीन प्रावधानों में संशोधन करना। अब व्याख्या देखिए, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा आपातकाल से जुड़े प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए और नागरिकों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की गई। कुछ ऐसे इसके पहले थे प्रावधान थे जो नागरिकों के हितों का हनन कर रहे थे,
या उस पर ये कहिए कि उनके हितों को प्रभावित कर रहे थे, उन्हें छीन रहे थे, उनकी स्वतंत्रता को, नागरिकों की फ्रीडम या स्वतंत्रता को बाधित कर रहे थे। उसी स्वतंत्रता को, उसी फ्रीडम को बनाए रखने के लिए सरकार ने 44वां संशोधन लाया और उसके तहत कई ऐसे अमेंडमेंट किए गए। इस अमेंडमेंट के तहत कई ऐसे बदलाव किए गए जिससे कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और उनकी फ्रीडम को बनाए रखा जा सके। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? भारत के वाइस प्रेसिडेंट जो है, उपराष्ट्रपति हैं, उनका मुख्य कार्य क्या है, क्या वर्क है उनका? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति की नियुक्ति करना, ऑप्शन बी है लोकसभा का संचालन करना, ऑप्शन सी है राज्यसभा के पदेन सभापति होना और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री को हटाना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है राज्यसभा के पदेन सभापति होना, अर्थात ऑप्शन सी। व्याख्या देखिए इसका, इसकी व्याख्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति जैसे जगदीप धनखड़ इस समय राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी उनको बोला जाता है और सदन की कार्यवाही के ये संचालन भी करते हैं। ठीक है, तो मेन काम क्या हो गया, राज्यसभा के पदेन सभापति, मतलब राज्यसभा का जो सभापति डायरेक्ट नहीं होते बल्कि उनके पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं और सदन की कार्यवाही का संचालन भी करते हैं। इन्हीं के दिशा निर्देश में राज्यसभा का कार्यवाही का संचालन होता है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीएच स्केल में 7 का जो मान होता है उसको क्या दर्शाता है? पीएच स्केल में यदि 7 दिख रहा है तो उसको क्या दर्शाया जाता है, क्या बताता है 7? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी है क्षारीय, ऑप्शन सी है उदासीन और ऑप्शन डी है अत्यधिक अम्लीय। तो इसका सही उत्तर है उदासीन, अर्थात न्यूट्रल। मतलब यदि 7 से कम रहेगा तो वो एसिड रहेगा, अम्लीय रहेगा, 7 से ऊपर रहेगा तो बेस रहेगा, क्षार रहेगा, और यदि 7 है एग्जैक्ट तो क्या है, न्यूट्रल है, मतलब उदासीन है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए आप। पीएच स्केल में 7 का मान उदासीन होता है, जैसे शुद्ध जल, जल क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है, ना तो अम्लीय होता ना क्षारीय होता है। 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय होता है। ठीक, तो उदासीन का न्यूट्रल का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है, बेस्ट उदाहरण, अच्छा उदाहरण क्या है, शुद्ध जल। जो जल हम लोग पीते हैं वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आज थोड़ी आप लोगों को दिक्कत होगी इस चीज को देख के, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग को पढ़ाई से मतलब है और हम लोग अपने स्तर पे भी क्वेश्चन बना के पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज पीपीटी थोड़ा उस रूप में नहीं बन पाई है, लेकिन कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन तकनीकी का मुख्य उपयोग किससे होता है या किसमें होता है? ब्लॉकचेन जो तकनीकी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसका मुख्य उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन ए है डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना, ऑप्शन बी है केवल चित्र संपादन करना, ऑप्शन सी है सुरक्षित और पारदर्शी लेन देन रिकॉर्ड करना, ऑप्शन डी है इंटरनेट की गति बढ़ाना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है सी, अर्थात इसका सही उत्तर है सी, अर्थात सुरक्षित और पारदर्शी लेन देन रिकॉर्ड करना। अब व्याख्या देखिए, ब्लॉकचेन तकनीकी या ब्लॉकचेन एक वितरित लेजर तकनीकी है। कैसा है, लेजर तकनीकी है। ब्लॉकचेन क्या है, लेजर तकनीकी है, जिसमें डेटा ब्लॉक के रूप में सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संग्रहित होता है। डेटा क्या होता है, जो ब्लॉक्स इसमें, उस ब्लॉक्स में ये संग्रहित हो जाता है या संचयित हो जाता है या स्टोर हो जाता है, लेकिन सुरक्षित रूप से स्टोर होता है और पारदर्शी होता है। उसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि दिखे ना, पारदर्शी होता है। इसका उपयोग खासतौर डिजिटल करेंसी जैसे बिटकॉइन में होता है। डिजिटल करेंसी में इसका बहुत उपयोग होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें
किसी तरह कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, अच्छी बात है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए किसानों को सब्सिडी देना, बी है पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देना, ऑप्शन सी है छात्रों को छात्रवृत्ति देना, ऑप्शन डी है महिलाओं को रोजगार देना। इसका सही उत्तर है बी, अर्थात पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देना ही पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य है। अब आइए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना है ताकि उनकी आय और कौशल में सुधार हो सके। क्या क्या मिलेगा इनको? एक तो टेक्नोलॉजी मिलेगी, वित्तीय सहायता मिलेगा इनको, ठीक है, मतलब मनी मिलेगी, प्रशिक्षण मिलेगा उनको और आधुनिक तकनीकी आधुनिक उपकरण मिलेंगे जिससे उनकी आय और कौशल में सुधार हो सके। ठीक है, तो ये इसका योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक द करेज टू एक्ट के लेखक कौन है? पुस्तक द करेज टू एक्ट के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस पुस्तक है ये, बहुत ही क्या है, फेमस पुस्तक है ये। ऑप्शन ए है रघुराम राजन, ऑप्शन बी है वेन बर्नांके, ऑप्शन सी है अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन डी है अमर्त्य सेन। तो ऑप्शन बी सही है, अर्थात वेन बर्नांके इसके लेखक है। किसके? द करेज टू एक्ट के। ठीक है, अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? द करेज टू एक्ट के लेखक वेन बर्नांके हैं जो अमेरिका के पूर्व फेडरल रिजर्व चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, इस पुस्तक में उन्होंने 2008 के वित्तीय संकट, जो आर्थिक मंदी आई थी 2008 में के दौरान अपने अनुभव साझा किए। मतलब उस वित्तीय मंदी में, आर्थिक मंदी में क्या क्या दिक्कतें पूरे वर्ल्ड को झेलना पड़ा था, पूरे विश्व को झेलना पड़ा था, उसके बारे में इन्होंने इस पुस्तक में खुल के बताया है और आर्थिक कई सुझाव भी इन्होंने दिए हैं। वर्ल्ड पॉलिटिकल से लेकर वर्ल्ड इकोनॉमी तक की बात उन्होंने इसमें की है। कौन है? वेन बर्नांके। ठीक है, कहाँ के हैं? यूएस के हैं। क्या है ये? वहां के पूर्व फेडरल रिजर्व चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह आज भी हम लोगों ने अपने सेट के 10 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, आज हम पीपीटी उस तरह नहीं बना पाए, इसके लिए सॉरी भी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें पढ़ने से मतलब है। मेन हमारा फोकस क्या है? पढ़ने पर आना चाहिए। सजा बजा तो हम लोग लगेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन और आंसर सही आ रहा हो, व्याख्या सही आ रही हो, तो हमें उसमें दिक्कत नहीं है। बस कमिटमेंट था कि हम संडे को भी या किसी भी दिन आपको वीडियो डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं या रोकेंगे नहीं या फिर मिस नहीं करेंगे। इसीलिए हमने इस पीपीटी पे भी पढ़ाने का कोशिश किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, मेहनत जितना हम लोग करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी करेंगे, ताकि हमें जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रिजल्ट लेना है, सक्सेस होना है और फिर हम लोग अपने आगे के कदम की तरफ बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, गुड डे, नमस्कार, जय हिंद।